फंड्स का क्रेज कम होता दिखाई दिया है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह स्टॉक मार्केट का लगातार गिरना भी है। मार्केट ने पिछले एक साल में लगभग एफडी जितने रिटर्न्स ही दिए हैं। एफडी को सिक्योर माना जाता है और वही मार्केट को रिस्की। और अगर वही मार्केट के पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात की जाए तो ये रिटर्न्स हमें नेगेटिव में दिखाई देते हैं और ऐसी कंडीशन में लोग अपना पोर्टफोलियो रेट देखकर पैनिक कर जाते हैं। प्रॉफिट सभी को आता अच्छा लगता है लेकिन लॉस कोई नहीं देखना चाहता। ऐसी कंडीशन में जो लोग पैनिक करते हैं एक्चुअल में वे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी की ही इस वजह से होगी कि उन्होंने कोई ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है और बस कर दिया इन्वेस्ट। मोस्टली लोग ये जानते ही नहीं है कि एसआईपी एक्चुअल में क्या है, ये काम कैसे करती है और ये कहाँ इन्वेस्ट होती है। और जो लोग ये जानते भी हैं कि एसआईपी कैसे वर्क करती है और ये कहाँ पर इन्वेस्ट होती है तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि एसआईपी कितने टाइप्स की होती है और उन्होंने किस टाइप की एसआईपी में इन्वेस्ट कर रखा है। गाइस वैसे तो हमने पहले भी काफी सारी वीडियो में बताया हुआ है कि एसआईपी कितने टाइप्स की होती है, एसआईपी क्या है, लेकिन गाइस आपको हम फिर से इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं कि एसआईपी क्या है और ये कैसे इन्वेस्ट होती है, उसके क्या टाइप्स हैं और किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या चीजें देखनी चाहिए और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और गोल्स के हिसाब से कौन सी एसआईपी करना बेस्ट रहेगा। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक मिस मत करना क्योंकि गाइस मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। गाइस एसआईपी को समझने से पहले हमें स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? इन्वेस्ट हम बेसिकली अपने आप को फाइनेंशियली फिट बनाने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है हम अपना पैसा बैंक में तो रख सकते हैं जो ज्यादा सिक्योर ऑप्शन है। हाँ रख सकते हैं लेकिन महंगाई की वजह से टाइम के साथ साथ उस रखे हुए पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज से 10 साल पहले 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाले ताकि आप अपने लड़के को स्प्लेंडर बाइक दिला सकें। 2013 में स्प्लेंडर बाइक का प्राइस लगभग 50,000 रुपए था। लेकिन जब आज आपका लड़का बड़ा हो गया है और उसे बाइक की जरूरत है तो उस बाइक का प्राइस बढ़कर 85,000 रुपए हो चुका है और आपके बैंक में रखे आपके 50,000 रुपए अभी तक सिर्फ 60,000 रुपए ही हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर लगभग 6 to 7% है और बैंक से हमें सिर्फ 2 से 3% रिटर्न ही मिलता है। इसलिए बैंक में रखा पैसा वैल्यू वाइज कम होता जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है ताकि आपके पैसों की वैल्यू बढ़े और इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अब हमें ये तो मालूम है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, लेकिन अब इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे बैंक एफडी हमारे दिमाग में आने वाली सबसे पहली चीज है और बैंक एफडी को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है जहाँ से आपको 6 to 7% रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट भी लगभग 6 to 7% के पास ही है। इस तरह एफडी को पैसा सेव तो होगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। एफडी से सिर्फ आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। एफडी के बाद सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जहाँ से आपको 7 to 8% रिटर्न्स मिल जाते हैं जो इन्फ्लेशन से लिटिल बिट एक्स्ट्रा भी है। देन आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड जहाँ से आपको 7 to 8% के रिटर्न मिलते हैं। देन आता है गोल्ड जहाँ से आपको 9 to 10% रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट ही वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट से 12 to 20% के रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं। यही वो प्लेस है जहाँ आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली हमारे 2 एम्स होने चाहिए। फर्स्ट इन्फ्लेशन को बीट करना, सेकंड अपनी वेल्थ को ग्रो करना। जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको ये याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे, बेसिकली आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस से पैसा कमाने में टाइम लगता है। इनफैक्ट शेयर का मतलब यही होता है कि किसी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी में आपकी हिस्सेदारी कितने % है, यानी किसी कंपनी के शेयर खरीद कर आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे आप उस कंपनी की प्रोग्रेस और ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। अब कंपनी जितना भी प्रॉफिट बनाएगी उससे आपको भी हिस्सा दिया जाएगा।
इसलिए शेयर्स खरीदने के बाद अगर शेयर्स का प्राइस थोड़ा बहुत गिरता है या थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है कि आखिर शेयर का प्राइस गिर क्यों रहा है या बढ़ क्यों रहा है। आप अपने पैसे किसी हाई रिटर्न स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। म्यूचुअल फंड्स में लगा पैसा वैसे तो स्टॉक मार्केट में लगता है, हाउएवर यहाँ आपका पैसा किसी एक स्टॉक में लगने के बजाय सैकड़ों कंपनियों के स्टॉक में लगा होता है। सो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड्स सिक्योर हैं। हम में से बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी होती है बट हमें मार्केट की इनफ नॉलेज नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज्यादा मार्केट को समझने की जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए समय की जरूरत है। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। इसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्ट के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे हम एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देता है। अगर वो एक्सपर्ट लॉस करता है तो उसे आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी फीस के बारे में थोड़ा जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें, फिर अपनी एसआईपी बनाओ। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फंड्स में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट होती रहेगी। इससे आपको एसआईपी के लिए बार बार देखना नहीं होगा, आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं। कौन से फंड्स बेस्ट है? म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर भूल जाते हैं और 10 से 15 सालों के बाद निकालते हैं। इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। आप ये अज्यूम करके चलते हो कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज किसी भी कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लगातार देख रहा है तो उससे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में वो इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है बट लॉन्ग टर्म्स में इंडेक्स फंड आर बेस्ट। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वे इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। एसआईपी की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितना रिटर्न मिलना है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो, जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा रिटर्न। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में ही निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस लगभग 95% है। अगर आप 5 to 10 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए वेट करते हो तो उससे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। नंबर 3, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्किप मत करना, 5 to 10 ईयर वेट करना तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रिटर्न्स आपके पेशेंस पर डिपेंड करते हैं। अपने फंड्स को विड्रॉल करने से पहले एग्जिट लोड पीरियड चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, इस फंड में अगर हम 1 साल से पहले फंड विड्रॉल करते हैं तो हमें एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा और अगर हम 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो हमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर 10% देना होगा, वो भी जब प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो।
म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम और एसआईपी। लमसम में आप एफडी की तरह एक बार में ही अपने पैसों को लगाकर छोड़ देते हो और एसआईपी में आप थोड़ी थोड़ी राशि हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है लमसम करें या एसआईपी। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो भी क्या आपको 5,000 रुपए की ही एसआईपी हर महीने करनी चाहिए? किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यूड है, जैसे कि ईयर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, मार्केट अचानक क्रैश कर गई और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चली गई, तो उस टाइम पर लमसम करना बेस्ट स्ट्रेटजी थी। अब ऐसा टाइम कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यू होने पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होगा। और दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी करते हो, एक महीने मार्केट ऊपर गया, आपने 5,000 रुपए डाले, आपको थोड़े कम यूनिट मिले, फिर दूसरे महीने मार्केट नीचे आया तो भी आपने 5,000 रुपए डाले, आपको ज्यादा यूनिट्स मिले। ऐसे करके आप कंपनीज को उनके एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हो, जब वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। इस तरह एसआईपी से आपको एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक मौका मिल जाए जब मार्केट या निफ्टी 50 की कोई कंपनी तेजी से नीचे गिरती दिखाई दे, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप एसआईपी में ही इन्वेस्ट करें। एसआईपी के टॉप 3 मिथ्स। मिथ नंबर 1, बुल मार्केट में आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। वास्तव में अगर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, हमें एसआईपी करते रहना चाहिए। तभी रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। मिथ नंबर 2, एसआईपी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन असल में एसआईपी में हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एसआईपी अमाउंट या डेट चेंज करने से लेकर एसआईपी को कुछ टाइम तक पॉज या स्किप भी किया जा सकता है। आप अपनी एसआईपी को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम के साथ इनकम रेज होने पर अपनी एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए, तो अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को एसआईपी टॉपअप के थ्रू इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को ही फिक्स अमाउंट या परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं। कई फंड हाउसेस रेगुलर इंटरवल्स पर एसआईपी बढ़ाने का ऑप्शन भी देती हैं। ये 6 मंथ या 12 मंथ हो सकता है। मिथ नंबर 3, एसआईपी के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो रिस्की होता है। ये भी गलत है। एसआईपी के थ्रू आप न सिर्फ इक्विटी के डिफरेंट सेक्टर्स और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि डेट, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 टाइप्स ऑफ फंड दिखाई देते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि किसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन तीनों को समझना होगा। नंबर 1, ग्रोथ। इसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट से होने वाले लाभ या मुनाफे से फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी लाभ या डिविडेंड नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट की गई यूनिट्स की वैल्यू टाइम के साथ कंपाउंड होती जाती है। नंबर 2, डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनी द्वारा अपने लाभ में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेज दिया जाता है, जिससे रेगुलरली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहती है। नंबर 3, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। इस फंड में डिविडेंड तो दिए जाते हैं, बट कैश में ना देकर उन डिविडेंड से म्यूचुअल फंड की एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर ली जाती है। कुछ हद तक ये ग्रोथ की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग। ग्रोथ में कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, जिससे उसकी यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट रीइन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। 6 या 1 साल के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे उस फंड की एक्स्ट्रा यूनिट्स बाय कर ली जाती है। चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और सेम ग्रोथ ऑप्शन में भी 50,000 रुपीज। उस समय पर यूनिट वैल्यू दोनों ही ऑप्शन की 10 रुपीज थी, जिससे आपको 5,000 और 5,000 यूनिट्स दी गई। 1 साल के बाद पर यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपीज, लेकिन डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में आपको 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, जो होता है 10,000 रुपीज।
लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। डिविडेंड देने के बाद वे 2 रुपीज उसकी यूनिट वैल्यू से कम कर लिए गए और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हो गई 13 रुपीज और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हुई 15 रुपीज। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आपको 10,000 रुपीज के डिविडेंड की 769.27 यूनिट्स 13 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से दे दी गई, जिससे आपकी टोटल यूनिट्स हुई 5,769.27 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की कुल 5,000 यानी सेम रही, जिससे आपकी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की टोटल वैल्यू होती है 74,999.99 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की 75,000 यानी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 0.01 रुपीज एक्स्ट्रा, जो कुछ खास नहीं है लेकिन अंतर समझाने के लिए काफी है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये होता क्या है, कैसे हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही इसके टाइप्स और एडवांटेजेस के बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। ETF क्या है? ETF एक इन्वेस्टिंग मेथड है। ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। लेकिन ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक्स की तरह होती है, जिस वजह से इसकी प्राइस भी हर सेकंड चेंज होती रहती है। हम इसे स्टॉक्स की तरह ही आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। ETFs में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ETFs के सेवरल टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स ETFs, बॉन्ड ETFs, कमोडिटी ETFs, गोल्ड ETFs या रियल एस्टेट ETFs। एक ETF जिस टाइप का होता है उसके फंड्स उसी टाइप की चीजों में इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे स्टॉक ETF में ETF के फंड स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं और गोल्ड ETF में ETF के फंड गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं। ETF में हमें म्यूचुअल फंड्स की तरह कोई मैनेजमेंट फी नहीं देनी पड़ती, उसमें हमें स्टॉक्स की तरह ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और ETFs बेस्ट हैं। इसमें ज्यादा रिसर्च करने या मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझने की जरूरत नहीं होती। बस आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और 500 रुपए से भी ETFs और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO क्या है? NFO में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हैं? क्या इसमें इन्वेस्ट करने से हमारे पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे? NFO की फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। ये कोई न्यू स्कीम का ऑफर है। एक्चुअली होता ये है, जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लॉन्च कर रही होती है तो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो शेयर्स, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट कर पाए, तो वे तब मार्केट में NFO इंट्रोड्यूस करती है। NFO काफी हद तक IPOs की तरह ही है। जैसे कंपनीज IPOs के माध्यम से मार्केट से पैसे रेज करती है, ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड्स NFO के माध्यम से पैसे रेज करते हैं। गाइस, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, हमारा मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे में अगर हमारा नॉलेज ही अधूरा होगा तो हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो अब जान लेते हैं NFO में हमें कैसे प्रॉफिट होगा। जब भी इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि मार्केट में नया NFO आने वाला है तो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद हमें जल्दी पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, लाइक IPOs। क्योंकि मोस्टली NFO की NAV ₹10 पर यूनिट होती है, जो कि इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करती है। हम सोचने लग जाते हैं कि यार इतने कम दाम में यूनिट्स मिल रहे हैं जिससे काफी कम टाइम में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। बट NAV का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट फंड में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने % के रिटर्न देगा। मतलब आपका प्रॉफिट फंड की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, ना कि NAV पर। NAV चाहे 10 हो, 100 हो या 1000, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। NAF कोई रातों रात पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका प्रॉफिट NAV पर नहीं परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है।
तो आपको किसी ऐसे फंड या एनएफओ की तलाश करनी चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका पास परफॉर्मेंस ब्रिलियंट हो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।